हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही यहाँ पर देखने को मिलती है ढेर सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी की चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम 5 to 6 लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे, और एक एक्स्ट्रा लेक्चर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे हर सैटरडे को मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आती हूँ, तो उसी तरह से ये जो चैप्टर है इसको हम 5 to 6 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, फिर इसके ढेर सारे हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो इस चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर हम क्या क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हमने एनिमल्स को इस तरह से क्लासिफाई किया है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ठीक है, सीलोम क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखेंगे। आप ये मान के चलिए कि आज का जो क्लास है ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें पूरा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है एनिमल किंगडम का, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे फाइलम्स दिए गए हैं, ठीक है, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में। तो उन सारे फाइलम को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी, जैसे कि आपके पास जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है उसको आप निकाल करके बैठिए, और साथ ही अपने पास एक पेन या पेंसिल रखिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मार्क कर सके, अंडरलाइन कर सके। सेकंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. ठीक है, तो जैसे ही आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स दिखने को मिलते हैं, और उन सबके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, फॉर्म्स कैसे होते हैं, अलग होते हैं। As over a million species of animals have been described till now. तो मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल अभी तक डिस्क्राइब किए जा चुके हैं या डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ स्पीसीज है। हमने सबको स्टडी किया है, सबके कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो एक एक को याद करना, तो एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में याद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम वहां पे क्या कर देते हैं, एनिमल्स को उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम उनको किसी एक ग्रुप में क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की वजह से अगर हमें कोई और न्यू ऑर्गेनिज्म अगर हम डिस्कवर करते हैं, तो उसको एक कैटेगरी में या फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में असाइन करना क्या हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए, basis of classification. In spite of difference in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory, or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification, and some of them are discussed here. ठीक है, तो अब हमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज एनिमल्स के बारे में क्या है, हमें पता है। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं, इनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, तो किसी में सेलुलर लेवल है, किसी में टिश्यू लेवल है, किसी में ऑर्गन लेवल है। ठीक है, इस तरह से उनकी बॉडी सिमेट्री, तो बहुत सारे की जो बॉडी सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, आप किसी भी प्लेन से काटो वो इक्वल हाफ में ही बटेंगे, और किसी को और ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसको आप किसी भी प्लेन से काट लो वो कभी भी इक्वल डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी तरह से नेचर ऑफ सीलोम्स, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ये सारी चीजों की सिमिलैरिटीज दिखती हैं, और जिनमें जिनमें सिमिलैरिटीज है हम उनको एक जगह पे क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए
कि एनिमल्स में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन क्या है, तो आपको ये सारी चीजों को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, नेचर ऑफ सिलोम कैसा है, बॉडी सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से वर्क कर रहा है। जर्म लेयर्स के बारे में हम जानेंगे, नोटोकॉट एंड सेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो क्या है, क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल। ठीक है, चलिए, तो ये जो एनिमल्स हैं ये क्या होंगे, यूकेरियोट्स होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, टिश्यू प्रेजेंट होगा, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब वो फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं। ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जैसे हम सॉलिड फूड को क्या करते हैं, पहले इंजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह की न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो एनिमल्स में सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और इसी सेंसरी और नर्वस सिस्टम की वजह से हमें जो पेन होता है ना, दर्द होता है, वो क्या होता है, महसूस होती है। एनिमल्स कैन मूव, ठीक है, तो एनिमल्स में मोस्टली ये क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एनिमल्स को यहाँ पे मेटाजोआ में रखा जाता है, और इसमें भी हमने दो ग्रुप यहाँ पे बनाए हुए हैं, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। ठीक है, तो ये जो पैराजोआ है, पैराजोआ के जो भी मेंबर्स होंगे वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट विदाउट टिश्यू। सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये जो पैराजोआ है वो मल्टी सेल्यूलर है लेकिन विदाउट टिश्यू, ये कैसे पॉसिबल है। तो देखो क्या होता है, ये एक क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ये क्या हो गए, ग्रुप ऑफ सेल हो गए। ये क्या हो गए, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो क्या हम सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू कह देते हैं क्या, नहीं। अगर ये सेल्स को टिश्यू कहलाना है, ठीक है, अगर इन सेल्स को टिश्यू कहलाना है तो इनकी ओरिजिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और इनके फंक्शंस भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पैराजोआ होते हैं वो मल्टी सेलुलर तो होते हैं, उनमें बहुत सारे सेल्स तो होते हैं, लेकिन टिश्यू नहीं होती। टिश्यू नहीं होती का मतलब क्या होता है, वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनकी ओरिजिन सेम नहीं होती, और उनके जो फंक्शंस है वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो पैराजोआ है वो मल्टी सेलुलर है, बट उनके पास टिश्यू नहीं है, और उनके पास क्या नहीं है, सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम भी क्या है, एब्सेंट है। एग्जाम्पल, फाइलम पोरीफेरा, जिसको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, यूमेटाजोआ की अगर हम बात करें तो ये ट्रू और एडवांस्ड एनिमल है, मोस्टली कैन मूव। ठीक है, सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे फाइलम सिलिंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं, टीनोफोरा, ठीक है, यहाँ पे ये जो सी है वो साइलेंट है, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इतने सारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो जो इन सारे फाइलम्स में असाइन है, उनको हम क्या कहते हैं, यूमेटाजोआ। ओके, चलिए, अब यहाँ पे दो वर्ड और आता है, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और नॉन वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, या ऐसे कॉर्डेट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, बैकबोन होता है। जैसे ह्यूमंस में बैकबोन होता है ना, वैसे ही जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होते हैं, बैकबोन्स होते हैं। जैसे कि फिशेस में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। नाउ नॉन वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, एनिमल विदाउट बैकबोन। तो जिन एनिमल्स के पास बैकबोन नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे जो हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो पढ़े हैं, ठीक है, तो एक एक करके हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेल्युलर, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells। ठीक है, तो जो एनिमेलिया के मेंबर्स हैं, एनिमल्स हैं, वो मल्टी सेल्यूलर तो हैं, ठीक है, सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर हैं, लेकिन सबके पास
सेम पैटर्न का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स नहीं है, ठीक है। सबके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑफ बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेन्ज एज लूज सेल एग्रीगेट्स, दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर आप स्पॉन्जेस की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और ये भी कैसे होंगे, लूज सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनके पास ग्रुप ऑफ सेल्स तो होगा लेकिन टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्यूलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल आपको देखने को क्या मिलेगा यहाँ पे, पोरीफेरा। नाउ सम डिवीजन ऑफ लेबर्स एक्टिविटीज अकर अमंग दी सेल्स। नाउ ये जो सेल्यूलर लेवल में जो पोरीफेरा में मिल रहा है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि जैसे घर में काम क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, कि मम्मी जो है ये वाला काम करेगी, पापा जो है ये वाले काम करेंगे, भैया है या बहन है वो ये वाले काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक डिवीजन ऑफ लेबर। हम क्या कर रहे हैं, जो काम है उसको बांट दे रहे हैं। इसी तरह से जो ये जो पोरीफेरा है, इनमें क्या होता है, पोरीफेरा के जो सेल्स हैं, ठीक है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है कि एक सेल चलो आप डाइजेशन कर लो, एक सेल आप एक्सक्रीट कर लो, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, और एक और सेल होगा उसको बोलो कि आप कुछ और कर लो। इस तरह से पोरीफेरा में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज वहां पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए, सेल्यूलर लेवल कहाँ पे मिलेगा आपको, पोरीफेरा में। आगे बढ़ते हैं। इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिलेंट्रेट्स में जो भी सेल्स हैं उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, किससे, पोरीफेरा से। हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो सेम फंक्शन क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेकेंड यहाँ पे क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन फॉर्म्स टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एक सेल हो गया। अब सेल यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगी, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, और ये सारी की सारी सेल्स की जो ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, सेम होंगे, तभी हम उसको क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। और ये जो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया कहते हैं, और फाइलम टिनोफेरा, ये दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। इस चैप्टर से आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको क्या पूछेंगे कि टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है, सेलुलर लेवल किसमें देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम किसमें किसमें देखने को मिलते हैं, किसमें किसमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो उनके क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, स्टिल हायर level of organization, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminthes and other higher phyla where tissue are grouped together to form organs, ठीक है। each specialized for a particular function, okay। नाउ ये जो बहुत सारे टिश्यू हैं, ये मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं, और और ये जो ऑर्गन है, स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये जो ऑर्गन है इसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, फंक्शन होगा, एक पर्टिकुलर क्या होगा, काम होगा, ओके। तो यहाँ पे इस तरह का ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ओके। तो ये और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ फोर्थ है क्या यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम। फोर्थ क्या है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स आर डेवलप्ड एंड वर्किंग इन अ सिस्टम। अब ये जो ऑर्गन है, तो अब बॉडी में ये जो एक तरह का टिश्यू है वो एक तरह का ऑर्गन बनाएगा, दूसरे तरह का टिश्यू होगा वो दूसरा ऑर्गन नंबर 2 बनाएगा, ऑर्गन नंबर 3, ऑर्गन नंबर 4। तो बॉडी के अंदर ये सारे जो ऑर्गन है वो आपस में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आपस में मिल करके काम करेंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको एसके हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ट्रिक क्या है कि आप इतनी सारी चीजों को याद कैसे रखेंगे। देखो, सेल्यूलर लेवल का तो इजी है और वो इजिली याद हो जाएगा, पोरीफेरा, ठीक है। सिलेंट्रेटा एंड टिनोफेरा, ये दोनों में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और दोनों क्या कहाँ से शुरू हो रहे हैं, सी से शुरू हो रहे हैं, ठीक है।
ऑर्गन लेवल में भी एक ही है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो आप ये जो तीनों के एग्जांपल्स है उसको बहुत अच्छे से याद कर लो, फिर ये जो बाकी जो फाइलम बचे वो किस में गिर जाएंगे, किस में आ जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, स्पॉन्जेस हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस हमने अभी पढ़ा है। निडेरिया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस। प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस। एनिलिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एनसीईआरटी में ही आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप यहाँ से अगर पढ़ेंगे, इन एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का, echinoderms and chordates, organs have associated to form functional system। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो फाइलम्स है उनमें ऑर्गन 1 प्रेजेंट होगा, ऑर्गन 2, ऑर्गन 3। तो यहाँ पे ये सारे के सारे एसोसिएट होकर के एक फंक्शनल सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और जो ईच सिस्टम है वहां पे एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, organ systems in different groups of animals exhibit various patterns of complexity। तो organ system को अगर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग to the outside of the body that serve as a both mouth and anus and is hence called incomplete। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया कि बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, वो आपस में एसोसिएट होकर के एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे एक ऑर्गन सिस्टम का आपको क्या दिया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और ये यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये जो ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट डिफरेंट लेवल की हो सकती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम में यहाँ पे पहला क्या है, इनकम्प्लीट सिस्टम। इनकम्प्लीट सिस्टम का मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया। तो ये जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, बॉडी में क्या होगी, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होंगी, और उस ओपनिंग, वो जो ओपनिंग है वो दोनों की तरह काम करेगा, माउथ एंड एनस। माउथ मतलब कुछ भी चीज खाने के लिए, और एनस का क्या काम होता है, वो एक्सक्रीट करने के लिए। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे बॉडी में जो अब हमारे काम के नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इनकम्प्लीट सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, पूरी बॉडी में एक ही तरह का यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ओपनिंग देखने को मिलेगा, और ये माउथ की तरह भी वर्क करेगा और एनस की तरह भी क्या करेगा, वर्क करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और वो किस में देखने को मिलता है आपको, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में भी ये जो एग्जाम्पल्स में लिखे रहते हैं वो कहीं और के नहीं रहते, वो एनसीईआरटी में ही दिए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का और डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताया गया है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें 2 ओपनिंग्स है, माउथ एंड एनस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको 2 ओपनिंग्स देखने को मिलेंगे, ये क्या हो जाएगा, माउथ, और ये क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा। तो माउथ से हम क्या करेंगे, खाएंगे। ठीक है, जो भी अपना अपना खाना है उसको हम खाएंगे, और एनस से हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे। चलिए, अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, इन सारे में आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं, जिनमें एनस जो है पहले फॉर्म होता है। ठीक है, एंड उनके जब एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होते रहता है, तो उनका जो एनस है वो पहले फॉर्म होता है, उसको हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। प्रोटोस्टोम का मतलब है वहां पे माउथ का फॉर्मेशन पहले होगा, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ओके, तो आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेशन का
एक प्लेटीहेल्मिन्थेस याद रखना है, फिर उसके बाद कंप्लीट सिस्टम में कौन आ जाते हैं, सारे के सारे आ जाएंगे। ओके, किसको किसको छोड़ करके, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड निडेरिया को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि ये जो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफेरा है, इसमें तो क्या है, इसमें तो टिश्यू लेवल प्रेजेंट है ना, ठीक है, सेल्यूलर लेवल एंड टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत सारे जो ऑर्गन्स है वो आपस में मिलकर के काम करते हैं, उसको हम उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द सर्कुलर सिस्टम, सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के बताए गए हैं, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, पचता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे शरीर में फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में हमारी पूरी बॉडी में क्या करते रहता है, फ्लो होते रहता है, और अपने साथ वहां पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या करता है, टिश्यूज के साथ, सेल्स के साथ एक्सचेंज करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये जो ब्लड है या बॉडी फ्लूइड है वो पूरे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से वो क्या होता है, पूरे शरीर में फ्लो होता है। ओके, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब यहाँ पे दो तरह के हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप में क्या होता है, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या होगा, अगर ये कोई जैसे ओपन सिस्टम आपको किसमें देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में एंड यूरोपॉडेटा। ठीक है, तो ये मान के चलो, ये आर्थ्रोपोडा के एक मेंबर का बॉडी है, यहाँ पे इसका हार्ट है और यहाँ पे कुछ ट्यूब्स हैं। तो हार्ट में यहाँ से जो भी बॉडी फ्लूइड है या ब्लड है वो जाएगा, यहाँ से वो क्या होगा, आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पे जो भी सेल्स होंगी, जो भी ऑर्गन्स होंगे, वो डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएंगे, बात करेंगे। ठीक है, डूबे रहेंगे, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यो किसमें देखने को मिलते हैं आपको, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड यूरोकार्डेटा में। ठीक है, अब यहाँ पे आता है क्लोज टाइप, in which the blood is circulated through the series of vessels of varying diameters, arteries, veins and capillaries. तो ये जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें भी ये फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, यहाँ पे ये क्या है, हार्ट है। तो यहाँ पे लेट मी जस्ट इरेज, सी, ये क्या है, बॉडी है। अब यहाँ पे मान के चलो ये क्या है, यहाँ पे हार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपको बहुत सारे, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो ये जो हार्ट है, तो हार्ट से, ये जो हार्ट से जो पाइप यहाँ पे वेसल जो निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज। और जो जितने भी ऑर्गन्स है उससे फिर जो ब्लड लेकर के वापस हार्ट में जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं और एनेलिडा हैं, तो उनमें जिनमें भी क्लोज सिस्टम ऑफ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, तो उसमें क्या होता है, ये ये जो एक पूरा सिस्टम है ना, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का, इसके अंदर क्या होता है, बॉडी फ्लूइड जो है फ्लो करता है। ठीक है, ओपन टाइप में क्या हो रहा था, जो भी बॉडी फ्लूइड है या ब्लड है वो पूरे के पूरे सेल्स में और जितने भी ऑर्गन्स है उसमें क्या हो जा रहे थे, पूरे उन लोग डूब गए, डूब जा रहे हैं, या पूरे उनमें दे आर टेकिंग बाथ लाइक दैट। बट इन द क्लोज सिस्टम देर इज अ क्लोज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिसके थ्रू ये पूरे की पूरी बॉडी में क्या होते रहता है, फ्लो होता रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ सिमेट्री, अगर हम सिमेट्री की बात करें, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट इज any plane that passes through the center does not divide them into a equal halves। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्री की अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पे क्या बताया गया, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब जिसमें सिमेट्री ना हो। तो ये जो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स को आप किसी भी प्लेन से काटे, ठीक है, किसी भी प्लेन से काटे थ्रू द सेंटर, तो वो आपको कभी भी इक्वल हाफ्स में उनकी बॉडी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप इससे इस तरह से काटोगे, इट्स नॉट स्ट्रेट, ओके,
तो इसको अगर आप किसी भी प्लेन से काटो ऐसे ऐसे ऐसे, तब भी आपको इनका जो बॉडी है उसमें आपको इक्वल हाफ्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एसिमेट्री में आपको कौन देखने को मिल रहा है यहाँ पे? पोरीफेरा। तो ये क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिकल। नाउ व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? आप किसी भी प्लेन से काटो, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से आप काटिए उसके सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी से, तो आपको हमेशा टू आइडेंटिकल हाफ्स ऑफ द बॉडी मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन सिलिंड्रेट, स्टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में भी कौन से? एडल्ट्स में, ठीक है, जो मैच्योर हो जाते हैं उनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे फिगर नंबर 4.1 में आपको दिखाया गया रेडियल सिमेट्री। ये क्या होता है? प्लेन होता है। ठीक है, तो इस प्लेन से, और ये क्या हो गया? बॉडी एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो आप किसी भी प्लेन में अगर आप इसको कांटे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इक्वल हाफ, आइडेंटिकल इक्वल हाफ ऑफ बॉडी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये किसका स्ट्रक्चर है? हाइड्रा का। हाइड्रा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सिलेंट्रेट, स्टीनोफोर एंड इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन। कौन सा? रेडियल सिमेट्री। नाउ एनिमल्स लाइक annelids, arthropods, etc., where body can be divided into identical left and right half in only one plane, exhibits bilateral symmetry. अब bilateral symmetry क्या है? सिर्फ और सिर्फ ओनली वन प्लेन से अगर आप उसके बॉडी को डिवाइड करोगे तो वो आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री, तो यहाँ पर एक ही प्लेन है, ठीक है, बाई ओनली वन प्लेन। अगर आप इसको काटोगे तो आपको आइडेंटिकल लेफ्ट साइड एंड आइडेंटिकल आपको राइट साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेटा एंड लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो ये जो इकाइनोडर्मेटा है, वो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स है, वो बहुत ही क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनके जो एडल्ट्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही है, और जो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बाइलेटरल सिमेट्री? तो बाइलेटरल सिमेट्री के से रिलेटेड कौन सी बातें यहाँ पे गलत लिखी गई हैं? फर्स्ट, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय अ सिंगल प्लेन ओनली। यस, दैट इज ट्रू। ठीक है, लेकिन हमको क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। तो ये तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। द ऑर्गेनिजम्स दैट show this kind of symmetry have paired body organs that occur on the two sides of the central axis. That is also true. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? True. It is found in all invertebrates and few vertebrates. तो ऐसी बात है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Annelids show bilateral symmetry. Yes, that is right. चलिए इसको आप समझते हैं। Not all invertebrates show bilateral symmetry. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल निडेरियंस, जेलीफिश, रेडियल। ठीक है, स्पॉन्जेस में आपको एसिमेट्रियल, इकाइनोडर्म्स में आपको स्टार फिश, इकाइनोडर्म्स का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टार फिश और अडल्ट। तो यहाँ पे आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? इट इज फाउंड इन ऑल इनवर्टिब्रेट्स। तो क्या ये जो बायलेटरल सिमेट्री है वो सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स में पाया जा रहा है और कुछ वर्टिब्रेट्स में? ऐसी बात है क्या? नहीं। इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि bilateral symmetry not found in all invertebrates. फॉर एग्जाम्पल जो निडेरियंस है ये क्या है? इन्वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, उनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। स्पॉन्जेस भी क्या है? इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उसमें आपको एसिमेट्रिकल सिमेट्री देखने को मिलती है। इकाइनोडर्म्स क्या है यहाँ पे? इन्वर्टिब्रेट्स है, लेकिन वहां पे आपको स्टारफिश और अडल्ट में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक organization. Animals in which these cells are arranged in two embryonic layers, ठीक है, an external ectoderm and an internal endoderm, are called diploblastic animals. तो पहले हम समझते हैं कि एम्ब्रियोनिक लेयर क्या होती है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक लेयर को हम और क्या कहते हैं? जर्म लेयर। दोनों एक ही चीज है। चलिए, इन एनिमल्स
including humans, germ layers are the primary cell layers formed during early embryonic development. In gastrulation, these layers give rise to all the tissues and organs of the body. तो देखो पहले क्या होता है, मेल मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, ठीक है, एन एंड एन। तो दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद यहाँ पे 2n क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होता है और यहाँ पे ये क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो। क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो में, ठीक है, इस एम्ब्रियो में आपको 3 तरह के लेयर्स देखने को मिलती हैं, 3 तरह के, ठीक है। 3 तरह के आपको क्या देखने को मिलेंगे, लेयर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं, सेकंड को मीजोडर्म और लास्ट वाले को एंडोडर्म कहते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों जो लेयर्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्राइमरी सेल लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं और ऑर्गन्स हैं उनको क्या करते हैं, वहां पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि जर्म लेयर और एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब 2 तरह के आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, एक है डिप्लोब्लास्टिक और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लो का मतलब, डाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, और ट्राई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स ही प्रेजेंट है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म लेयर्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इन सिलेंड्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। समटाइम्स यहाँ पे मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी प्रेजेंट होता है, इसमें डिप्लोब्लास्टिक में। एग्जाम्पल है यहाँ का आपका सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जैसे कि आप ये जो डिप्लोप्लास्टिक है, एनसीईआरटी का जो ये इमेज है ए, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक्टोडर्म है ये क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एंडोडर्म क्या है, इंटरनल, और मीसोग्लिया क्या है यहाँ पे, मिडल, ठीक है। तो ये जो मीजोग्लिया है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, जो कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नाउ आप जब नेक्स्ट पेज पे आइए, those animals in which the developing embryo has a third geminal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals, platyhelminths to chordates, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म एक्सटर्नल, मेसोडर्म मिडिल एंड एंडोडर्म इंटरनल लेयर, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर के कॉर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो आपको डिप्लोब्लास्टिक में किसको याद रखना है, देखो पोरीफेरस में तो ऐसा कोई लेयर होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक में आपको सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा याद रख लेना है, फिर बाकी जो भी बचे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक में आ जाएंगे, ठीक है। इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल लेयर है ये क्या है, यहाँ पे एक्टोडर्म है, और ये जो ये जो ग्रेइश कलर का जो आपको दिख रहा है वो क्या है, एंडोडर्म है, और जो बीच में जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है, मेसोडर्म है। ओके, चलिए। तो ये जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म है, ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को, ऑर्गन्स को क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आता है सिलो। Presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. ठीक है। तो सिलोम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कैविटी। सिलोम का मतलब क्या होता है, कैविटी या फिर खाली जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 चीज है क्या, एक बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो सिलोम या फिर कैविटी क्या है, यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो अब हम पहले ये समझते हैं कि बॉडी वॉल क्या होती है और गट वॉल क्या होती है। तो पहले हम बॉडी वॉल को देखते हैं, डेफिनेशन, द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल्स बॉडी, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड मस्कुलर कवरिंग, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी में जो आउटर कवरिंग है एनिमल बॉडी की, उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी वॉल कहते हैं। ओरिजिन की अगर हम बात करें, डिराइव्ड मेनली फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म लेयर जो है ये बॉडी वॉल को क्या करता है, बनाता है।
अगर अगर इसमें क्या-क्या आते हैं, इक्टोडर्मल कवरिंग जैसे कि स्किन एंड एपिडर्मिस, ठीक है? तो बाहर हमारा जो भी ये स्किन दिखता है या जितने भी एनिमल्स हैं, तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी वॉल कहते हैं। मेसोडर्मल स्ट्रक्चर, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, सिलोमिक लाइनिंग इन हायर एनिमल्स। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? बॉडी वॉल के अंदर आते हैं, ठीक है? फंक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो जितना भी हमारा जो आप आउटर कवरिंग है, आप कह सकते हैं आउटर कवरिंग जो एनिमल्स की है उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी वॉल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ह्यूमंस में स्किन, अंडरलाइन मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू बॉडी वॉल। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ह्यूमंस में एज अ बॉडी वॉल कंसिडर की जाएगी। अर्थवर्म की बात करें, ठीक है, अदर एनिमल्स की बात करें, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, तो ये सारे मिलकर के बॉडी वॉल बनाएंगे, ठीक है? तो बॉडी वॉल क्या हो जाएगा हमारा? आउटर कवरिंग। नाउ गट वॉल, गट वॉल को हम और क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इस गट वॉल में हमारा जो फूड है वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, ठीक है? चलिए, द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब, इनर लाइनिंग, सपोर्ट मसल लेयर्स, तो ये सब को हम क्या कहते हैं? गट वॉल कहते हैं। ओरिजिन डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म, इनर लाइनिंग एंड मेसोडर्म, सपोर्ट एंड मसल्स, ठीक है? तो यहाँ कहाँ कहाँ से डिराइव होते हैं ये? एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इंक्लूड्स, तो जब आप ये जो माउथ से लेकर के एनस तक, ठीक है, माउथ से लेकर के एनस तक, ये क्या है? गट वॉल क्या है? एक ट्यूब ही तो है, ठीक है? और ये जो ट्यूब है ये ट्यूब विद इन ट्यूब है, ठीक है? इसके ऊपर आपको बहुत सारे लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, म्यूकोसा, सबम्यूकेस, मसल लेयर्स एंड सिरोसा, ठीक है? ये सारी चीजें हम डाइजेस्टिव चैप्टर में और अदर चैप्टर्स में और पढ़ेंगे अभी, ठीक है? In humans, esophagus, stomach, intestine have typical gut wall with 4 layers, ठीक है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा टू सीरोसा। तो ये सारे क्या हो गए? यहाँ पे गट वॉल हो गए, ठीक है? चलिए, तो आपको तो ये अब समझ में आ गया कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया? बॉडी वॉल है। तो हमारा जो गट है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो गट, सॉरी, गट वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? बॉडी वॉल। और ये क्या हो गया? गट वॉल। तो अब यहाँ पे ये खाली स्पेस जो है ना, इसी को हम क्या कह रहे हैं? कैविटी कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? सिलोम कह रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, ठीक है? द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। अब यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये जो अंदर है ये क्या है? गट वॉल है। और ये जो बाहर है वो क्या है? बॉडी वॉल है। और ये बीच में जो क्या है? ये क्या है? खाली जगह जो है, अ, उसको हम क्या कह रहे हैं? कैविटी कह रहे हैं, ठीक है? तो अगर ये जो कैविटी है वो लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है, तो ये जो रेड रेड जो लेयर है ना, ये क्या है? मेसोडर्म। ये क्या है? मेसोडर्म, ठीक है? तो हमारी जो बॉडी कैविटी है, अगर उसमें मेसोडर्म सेल्स की लाइनिंग होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? सिलोम कहेंगे, ठीक है? तो इस सिचुएशन को हम क्या कह रहे हैं? सिलोम्स कहेंगे। एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम्स आर कॉल्ड सिलोमेट्स, और जिन एनिमल्स के पास ये सिलोम होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सिलोमेट्स कहेंगे, ठीक है? सिलोम क्या है? यहाँ पे बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म लेयर, ये मेसोडर्म सेल्स। और जिनके पास ये सिलोम है उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह रहे हैं? सिलोमेट्स कह रहे हैं। एग्जाम्पल, एनेलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स, ठीक है? तो इतने एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। चलिए, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो बॉडी कैविटी होती है उनमें मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होता। इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेसोडर्म प्रेजेंट होगा भी तो वो स्कैटर्ड पाउच की तरह क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? सीडोसिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडोसिलोम। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स सिलोम, ठीक है? तो यहाँ पे बॉडी कैविटी में मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होगी, और होगी भी तो क्या होगी? मेसोडर्म एज अ स्कैटर्ड पाउच, एज यू कैन सी हियर, दीज आर द स्कैटर्ड पाउच ऑफ द मेसोडर्म। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोम या फॉल्स सिलोम। ये किस में देखने को मिलता है? एसके एलिमेंट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीडोसिलोम किस में देखने को मिलते हैं? एसके हेलमेंथिस में देखने को मिलते हैं, ठीक है? चलिए,
आगे बढ़ते हैं। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसुलोम एंड द एनिमल्स पोजेसिंग देम इज कॉल्ड स्यूडोसिलेमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की बॉडी को हम क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोम कहेंगे, और जिनके पास ये जो स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएंगे, स्यूडोसिलोमेट्स कहलाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, एस्केलमेंथिस। The animals in which the body cavity is absent are called acoelomates. For example, platyhelminthes. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके पास बॉडी कैविटी है ही नहीं। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बॉडी वॉल हो गई। ठीक है, और ये यहाँ पे ये क्या हो गया, गट वॉल हो गई। तो यहाँ पे सिलोम और स्यूडोसिलोम में फिर भी यहाँ पे क्या था, जगह जगह थी यहाँ पे। ठीक है, कैविटी थी, लेकिन ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके पास ये जो कैविटी है वो है ही नहीं, ये इस तरह से सेल से पूरी क्या हो गई है, यहाँ पे भर गई है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो अगर वहां पे सिलोम है ही नहीं तो उसको हम क्या कह देते हैं, ए सिलोम। ठीक है, कि सिलोम वहां पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, बॉडी कैविटी सिलोम इज एब्सेंट। और जिन एनिमल्स के पास ये जो एसिलोम प्रेजेंट होगा उनको हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल प्लेटीहेलमिन्थेस। ओके, चलिए, तो ये क्या हो जाएंगे, इमेजेस हो जाएंगे। इमेजेस आपको बहुत अच्छे से देखने हैं एनसीईआरटी के। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, स्यूडोसिलोम किसमें आपको देखने को मिलता है, एसके हेलमिन्थिस में। एसिलोमेट कौन होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस। और बाकी फिर जितने हैं, ठीक है, बाकी फिर जितने हैं वो किसमें आ जाएंगे, सिलोम में आ जाएंगे। तो हमेशा जो जिसमें एक या दो है आप उसको याद रखिए, और फिर बाकी रेस्ट जो बचा वो क्या हो जाएगा, जैसे सिलोम में ये सारे के सारे एनिलिड्स से लेकर के कॉर्डेट्स तक आ जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज। Scattered pouches of mesoderm is present in animals which are triploblastic, diploblastic, pseudocoelomates, acoelomates। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pseudocoelomates। और pseudocoelomates को हम pseudocoelomates इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे scattered pouch of mesoderm present होता है। ठीक है, चलिए अदर क्वेश्चन। Which of the following are correctly matched? अच्छा, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन करेक्टली मैच है। डिप्लोब्लास्टिक सिलिंट्रेट्स, दैट इज ट्रू। ठीक है, इनमें दो ही लेयर थे। डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन थे, सिलिंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें, प्लेटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेट्स, यस। एसिलोमेट्स, प्लेटीहेलमिन्थिस, यस। स्यूडोसिलोमेट्स, एसके हेलमिन्थिस, और एसके हेलमिन्थिस को हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, सिलोमेट, एनालिट्स टू कॉर्डेट्स। तो सारे के सारे यहाँ पे जो पेयर है वो क्या है, मैचिंग है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 एंड 39 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। चलिए, अब आता है क्या, सेगमेंटेशन। In some animals, the body is extremely and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. For example, in earthworms. The body shows this pattern called metameric segmentation, and the phenomena is known as metamerism. Okay. तो यहाँ पे सेगमेंटेशन की बेसिस पर भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे आपको दो तरह के सेगमेंटेशन देखने को मिलेंगे। एक होता है ट्रू सेगमेंटेशन, इसी को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं और ट्रू मेटामेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है फॉल्स सेगमेंटेशन, या आप इसको कह लें स्यूडो सेगमेंटेशन। ओके, नाउ ये जो ट्रू सेगमेंटेशन है उसमें क्या होता है, ये जो बॉडी है वो एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों तरह से क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं या बटे हुए होते हैं। ठीक है, और इनमें सीरियल रिपीटेशन ऑफ सिमिलर बॉडी सेगमेंट, पर्टिकुलर एक बॉडी सेगमेंट का वहां पे आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है एनालिट्स, जैसे कि अर्थवॉर्म। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो ट्रू मेटामेरिज्म है वो एनालिटिक्स में देखने को मिलते हैं, जिसको हम जिसका एग्जांपल यहाँ पे और एनसीईआरटी में दिया गया है क्या, अर्थवॉर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेगमेंटेड रिपीटेड होते हैं, अगर आप अर्थवर्म के बॉडी को देखें तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये सेगमेंट्स एक्सटर्नल तो आपको दिखते ही हैं, साथ में ये इंटरनली भी उसी तरह से ही सेगमेंटेड होते हैं, बटे हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेगमेंट्स है ना वो रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे कैसे रहते हैं, रिपीटेड होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेटामियर्स कहते हैं। सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटामियर्स कहते हैं। और ये जो पूरी जो फिनोमिना है,
मेटामेरिक सेगमेंटेशन की, उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। ओके, ठीक है। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं, फॉल्स सेगमेंटेशन या स्यूडो मेटामेरिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, सेगमेंटेशन ओनली एक्सटर्नल नॉट इंटरनल। फॉर एग्जांपल टेपवर्म, प्लेटिहेल्मिन्थस का ये क्या है, मेंबर है टेपवर्म। तो यहाँ पे आपको टेपवर्म का जब आप एनसीईआरटी में इमेज दिया गया है, आप उसको देखेंगे तो इस तरह से आपको वो बहुत लंबा और इस तरह से सेगमेंटेड दिखेगा। ठीक है। तो ये जो सेगमेंटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सटर्नली दिखेगा, बाह्य रूप से ही दिखेगा। अगर आप उसको अंदर से देखेंगे तो वो सिंपल ट्यूब की तरह ही होता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स सेगमेंटेशन या स्यूडो सेगमेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, which of the following animals shows metameric segmentation? Hydra, Fasciola, Dentalium and Earthworm। तो हमने अभी पढ़ा है अर्थवर्म। ठीक है। चलिए, notochord. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals. Animals with notochords are called chordates. Okay. तो ये जो नोटोकॉर्ड है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि मीजोडर्म लेयर से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है या डिराइव होता है या उससे बनता है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये डॉर्सल साइड बनता है। डॉर्सल साइड मैंने आपको बताया था कि किसी भी एनिमल्स का जो अपर बैक होता है उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सल साइड कहते हैं, और लोअर साइड को हम क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रॉग को देखें, आई एम वेरी बैड इट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फ्रॉग, ओके, इट्स लुक लाइक इंसेक्ट, सो इंसेक्ट। ओके। तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सल कहते हैं। और ये जो जिस साइड इसके लेग्स हैं या अपेंडेजेस है उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल कहते हैं। इसी तरह से अगर आप ह्यूमंस में देखें तो ह्यूमंस का जो बैक साइड है उसको आप डॉर्सल कहेंगे, और जो फ्रंट साइड है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रल साइड कहेंगे। ओके। तो ये जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर एनिमल्स में डॉर्सल साइड में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ओके। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। तो जिन भी एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। और जिन एनिमल्स के पास ये जो नोटोकॉर्ड नहीं होता हम उसको क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। फॉर एग्जाम्पल पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। ठीक है। तो पोरीफेरा फाइलम से लेकर के इकाइनोडर्म्स तक जितने भी फाइलम्स है वो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है। ओके। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे, द नोटोकॉर्ड इज फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोज ऑफ द कॉर्डेट्स। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में देखने को मिलेंगे। इट प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट एंड डिफाइंस द प्रिमिटिव एक्सिस ऑफ द बॉडी। स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डिराइव फ्रॉम मिजोडर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोटोकॉर्ड, ओके, दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Notochord is equal to mesoderm rod present in embryonic stage of chordates replaced by vertebral column in vertebrates। ठीक है। तो नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है उसको क्या नोटोकॉर्ड को लेटर ऑन वर्टिब्रल कॉलम से क्या 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 कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है बॉडी के थ्रू। ओके। नॉन वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो नोटोकॉर्ड पर थ्रू आउट लाइफ। तो देखो वर्टिब्रेट यहाँ पे क्या है, वहां पे जिन कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वो क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो जिन कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहेंगे, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं तो वो हम क्या हो गए, वर्टिब्रेट्स। और ऐसे कॉर्डेट्स भी होते हैं जिनका जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहता है, वो कभी भी एक्सचेंज नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम से। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे एनसीईआरटी का आपको 4.16 फिगर है जिसमें कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यहाँ पर आपको ये देखो, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नोटोकॉर्ड इज ectodermally derived and located on ventral side in animals, wrong. Mesodermally derived, yes. Located on the ventral side in animals, no. Ectodermally derived and located on dorsal side in animals. Esodermally derived and located on dorsal side in animals. One second, I think some mistake is here.
Okay, so this question here na it is dorsal side. Okay, there is a mistake in option. तो यहाँ पे ये जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी एंड डी, और ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि नोटोकॉर्ड तो यहाँ पे मीजोडर्मली डिराइव्ड है और डॉर्सली प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन दी डॉर्सल साइड। ओके, चलिए, classification of animals. The broad classification of Animalia based on common fundamental features as mentioned in preceding sections is given in figure 4.4. तो अभी हमने जितना भी पढ़ा है वो सारे को उन्होंने कहाँ पे दे दिया है, एक टेबल में। ठीक है, और ये टेबल अगर आपने याद कर लिया, ठीक है, तो बाकी जो है उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल है 2 से 3 बार आपको देख करके बनाना है, और उसके बाद 2 से 3 बार आपको इसको बिना देखे बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेबल याद हो जाएगा। तो चलिए हम अभी सीखेंगे कि हम टेबल को कैसे पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे इधर किंगडम दिया गया है, जो कि एनिमेलिया किंगडम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जैसे कि लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री क्या है, बॉडी कैविटी और सिलोम के बारे में, और यहाँ पे इधर फाइलम के नाम दिए गए हैं, पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक। ठीक है, तो सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल्युलर लेवल और टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, 4 तरह के आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्युलर लेवल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलेगा, पोरीफेरा में देखने को मिलेगा। टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपको सिलेंट्रेटा से लेकर के आपको कॉर्डेटा तक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा है, इसमें आपको टिश्यू लेवल ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, और फिर बाकी में आपको यहाँ पे होल ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे सेकंड आती है क्या, सिमेट्री। तो मोस्टली एसिमेट्रिकल कौन होंगे, पोरीफेरा होंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे दो, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में कौन आते हैं, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा को हम और क्या कहते हैं, निडेरिया कहते हैं। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री में ये दोनों आ गए, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। अब बाइलेटरल में जितने भी बचे, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स में, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, बाइलेटरल में आ जाएंगे। बॉडी कैविटी की बात करें तो यहाँ पे एसिलोमेट। ठीक है, तो पोरीफेरा कैसा होता है, एसिलोमेट होता है। ये जो सिलेंट्रेटा एंड टिनोफेरा है ये भी कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। ओके, विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थेस, विद फॉल्स सिलोम स्यूडोसिलोमेट एस्केहेल्मिन्थेस, एंड विद ट्रू सिलोम जिसको हम क्या कहेंगे, सिलोमेट्स कहेंगे, वहां पे एनिलिडा टू कॉर्डेटा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस सारे के सारे कैसे हैं, एसिलोमेट्स हैं। ओके, और यहाँ पे एक अकेला, ठीक है, एस्केहेल्मिन्थेस स्यूडोसिलोमेट्स है, और बाकी सारे के सारे सिलोमेट्स हैं। तो आपको यहाँ पे एस्केहेल्मिन्थेस तो जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ओके, इट्स डन। सो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपको ये टेबल जरूर से याद होनी चाहिए। यहाँ पे स्टार मार्क में लिखा है, इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट्स रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स हैं, अडल्ट इकाइनोडर्मिट्स में क्या होंगे, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और जो लार्वा स्टेज में है उनके पास कैसी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इकाइनोडर्मेटा वाला जो चीज है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। साथ ही यहाँ पे जो सीडोसिलोमेट्स है, एसके हेलमेंथिस के बारे में वो भी आपको अच्छे से याद रखनी होगी, और ये जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं तक खत्म करते हैं अपना लेक्चर, एंड थैंक यू गाइज फॉर द वॉचिंग। इफ यू गाइज अंडरस्टैंड द वीडियो, then like the video, share, subscribe and press the bell icon. And if you guys have any doubt, then just comment below and stay tuned on Get Science Sarla YouTube channel. Thank you guys for the watching.